गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एओलियन लैंडस्केप और वर्क ऑफ द विंड, अर्थात वायवीय दृश्यभूमि अथवा हम कह सकते हैं कि पवन के कार्य। तो मरुस्थलीय इलाकों में दृश्यभूमि के निर्माण का कार्य करती है मुख्यतः पवन, और हमारी पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग जो है वो मरुस्थलीय है। इन मरुस्थलीय भागों में जल की कमी के कारण मिट्टी के कण आपस में बंध नहीं पाते और यहाँ पर जो है वनस्पति के आवरण का भी अभाव होता है। तो इस कारण से बालू की विशाल वायु राशियाँ उड़ उड़कर दूर तक फैल जाती हैं और विभिन्न तरह की स्थलाकृतियाँ जो हैं वो बनती हैं इस प्रक्रिया के अंतर्गत। तो वही जो है आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो अपने इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे परिचय से, उसके बाद कौन कौन सी वायवीय प्रक्रियाएं होती हैं, वायु कौन कौन सी प्रक्रियाएं करती है, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, और इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जिन स्थलाकृतियों का जन्म होता है, जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं अपर्दन के फलस्वरूप और निक्षेपण के फलस्वरूप, तो उन सभी का जिक्र जो है आज के लेक्चर में रहेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो वायवीय दृश्यभूमि है वो मरुस्थलीय दृश्यभूमि है, क्योंकि पवन का कार्य मुख्यतः जो है मरुस्थलीय इलाकों में होता है और मरुस्थलीय इलाकों में पवन जो है वो या तो निर्माणात्मक कार्य करती है या अपरदनात्मक कार्य करती है, और उनके पवन के इन्हीं कार्यों की बदौलत विभिन्न भू आकृतियाँ जो हैं बनती बिगड़ती रहती हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और उनसे जो है विभिन्न तरह की भूदृश्य उत्पन्न होते हैं, दृश्य भूमि उत्पन्न होती है, जिसको हम वायव्य दृश्य भूमि की संज्ञा देते हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं जो हैं वो इनको जन्म देती हैं। और जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो कण होते हैं, चूँकि वहाँ पे जल की कमी होती है तो वो आपस में संगठित नहीं होते हैं, वनस्पति का भी अभाव होता है, तो इस कारण से वायु राशियाँ जो हैं विशाल मात्रा में, विशाल वायु राशियाँ कह सकते हो आप, कि बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं और बालू के विस्तृत क्षेत्रों के ऊपर बहने वाली जो पवनें हैं बालू के इन कणों को उड़ाकर दूर तक ले जाती हैं। फिर जहाँ कहीं पे भी उनकी स्पीड स्लो रहती है, स्पीड मंद पड़ती है, तो उन्हीं कणों को जो है वो निक्षेपित कर देती हैं और विभिन्न तरह की के स्थल रूपों को जो है वो जन्म देती हैं। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं पवन के अपर्दन कार्यों का। तो पवन का अपर्दन कार्य मुख्य रूप से भौतिक या यांत्रिक, केमिकल या मैकेनिकल फॉर्म में होता है, क्योंकि वायु में अपार भौतिक शक्ति होती है जिसकी सहायता से वह रेत या धूल कणों को उड़ाकर दूर तक अपने साथ ले जाती है। तो मुख्य रूप से 3 तरह से अपर्दन कार्य करती है पवन। उसमें पहला है अपघर्षण, जिसको हम एब्रेजन या कोरेजन कहते हैं अंग्रेजी में। तो इट मीन्स द wearing डाउन ऑफ सरफेस बाय द ग्राइंडिंग एक्शन एंड सैंड ब्लास्टिंग ऑफ विंड बोर्न पार्टिकल्स। कहने का अभिप्राय क्या है कि अपघर्षण की प्रक्रिया में तीव्र गति से चलने वाली वायु जो है उसके साथ जो धूलिकण या रेत के कण जो उड़ते हैं
उन्हीं को जो है औजार के रूप में इस्तेमाल करती है अपर्दन के। और ये पवन के साथ उड़ते हुए चट्टानी कण चट्टानों पर सैंड पेपर की तरह, रेगमार की तरह काम करते हैं और उनको घिस घिस कर चिकना और मुलायम बना देते हैं। हालांकि अपघर्षण का एक कार्य धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर ही होता है, परंतु 2 मीटर के नीचे ज़्यादा रहता है। उसके 2 मीटर की ऊंचाई के बाद जो है कम होने लगता है। धरातल पर वायु की गति कम होने के कारण और अधिक ऊंचाई पर धूल कण या रेत के कण कम होने के कारण जो है अधिक ऊंचाई पर ये अपघर्षण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। दूसरा है इसी में, वो है अपवाहन, या उसको कहते हैं डिफ्लेशन। एक्चुअली डिफ्लेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के डीफ्लेयर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है उड़ाना। तो इसके अंतर्गत पवन धूल कणों, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, इन सभी चीज़ों को जो है एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है। और शुष्क मरुस्थलीय भागों में अपवाहन की क्रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा की कमी होती है, वनस्पति आवरण का अभाव होता है, तापमान की अधिकता होती है। तो इन सभी कारणों से यहाँ पर रेत या मिट्टी के कण जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और आसानी से पवन का शिकार हो जाते हैं। पवन उन्हें जो है आसानी से अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। तो जिस स्थान पर पवन द्वारा अपवाहन का कार्य होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े खड्ड पड़ जाते हैं और कई बार जो है वहाँ की शैलें जो हैं वो भी नग्न हो जाती हैं। उनकी ऊपरी परत जो है वो चूँकि पवन के द्वारा उड़ा ली जाती है। इसके बाद तीसरा और आखिरी है इस श्रृंखला में पवन की अपर्दन में, वो है एट्रीशन, या जिसको हिंदी में कहते हैं सन्निघर्षण। तो सन्निघर्षण, सन का मतलब साथ में, तो जब वायु के साथ उड़ने वाले रेत या धूलिकण जो हैं वो आपस में टकराते रहते हैं और आपस में टकराने के कारण ये कण जो है छोटे होते जाते हैं साइज़ में और चिकने और गोल होते जाते हैं। तो ये परस्पर टकराने से जो तोड़ फोड़ होती है इसको जो है हम सन्निघर्षण या एट्रीशन की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से इन 3 प्रक्रियाओं के तहत इन अपर्दन का काम जो है वो संपन्न होता है वायु के द्वारा। तो जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि स्टेज ए जो है उसमें आपको दिखाया गया है बेसिन का स्ट्रक्चर पहले ऐसा था, परंतु जब पवन ने यहाँ पे कार्य किया तो पवन के कार्य के द्वारा जो है जो इसके अंदर जो रेत के कण थे या धूले कण थे उनको जो है उड़ाकर पवन अपने साथ ले गई और यहाँ पे जो है एक होलो हो गया। तो ये जो है पवन का अपवाहन कार्य। तो इस तरह से अपवाहन क्रिया की मदद से जो है पवन अपर्दन का कार्य करती है। तो अपर्दन की क्रिया के बाद पवन जो है वो परिवहन की क्रिया भी करती है और पवन द्वारा कणों का परिवहन 3 तरह से संपन्न होता है। उछाल, या जिसे आप साल्टेशन कहते हैं, दूसरा है सस्पेंशन, या जिसको आप कहते हैं निलंबन, और तीसरा है रोलिंग और ट्रैक्शन, या जिसको आप सरफेस क्रीप भी कह सकते हैं, पृष्ठीय लुढ़काव, लुढ़कते हुए जो हैं वो कण चलते हैं। तो रेत के कण मुख्यतः उछाल क्रिया के द्वारा भूपृष्ठ के समीप ही यात्रा करते हैं और इससे जो है मोटे कण जो होते हैं वो पृष्ठीय लुढ़काव क्रिया के द्वारा भूपृष्ठ के साथ साथ जो है रेंगते हुए चलते हैं, जबकि जो महीन कण होते हैं वो उनका परिवहन बहुत दूर तक पवन में निलंबित अवस्था में होता है और इस प्रकार पवन द्वारा पदार्थों का परिवहन कणों के आकार और पवन के वेग पर निर्भर करता है। तो पहला साल्टेशन, या जिसको आप उछाल क्रिया भी कहते हैं, तो उछाल क्रिया में रेत के कण आवर्तक कूद या छलांग
की श्रृंखला में यात्रा करते हैं। और ये क्रिया जो है पवन द्वारा की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण परिवहन प्रक्रिया कही गई है। और हमारी पवन जो भार ढोती है, तो ढोए गए समस्त मलबे का अधिकांश भाग जो है वो इसी उछाल या साल्टेशन प्रक्रिया के द्वारा ही परिवहित किया जाता है। दूसरा है इसमें, वो है सस्पेंशन या निलंबन। तो पवन द्वारा बहुत जो महीन कण हैं उनका निलंबन अवस्था में बहुत दूर दूर तक परिवहन होता है। और ये कण वायु में तब तक निलंबित अवस्था में रहते हैं जब तक इनका अवपात वेग जो है वो उत्थान वेग से नीचे रहता है। लोएस के कणों का आकार प्राय 0.02 से लेकर और 0.07 मिलीमीटर तक रहता है, जो इस प्रक्रिया के द्वारा हजारों किलोमीटर दूरी तक उड़ाकर ले जाए जाते हैं। और लास्ट है इसमें, वो है सरफेस क्रीप, या जिसको आप सस्पेंशन भी कहते हैं, जिसको आप रोलिंग और ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में कण या चट्टानी टुकड़े जो है वो भूपृष्ठ पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। उछाल क्रिया में कण भूतल से लगभग 10 से 16 अंश की समतल टक्कर से टकराते हैं और अन्य कणों को टक्कर की दिशा में जो है वो धकेलते रहते हैं। और यदि कण आकार में बड़े होते हैं तो टक्कर के पश्चात वो उछलते नहीं हैं, बल्कि भूपृष्ठ पर लुढ़कते हुए या रेंगते हुए चलते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रोलिंग और ट्रैक्शन या पृष्ठीय लुढ़काव की प्रक्रिया। तो इस तरह से अपना परिवहन कार्य जो है वो संपन्न करती है पवन। तो इसमें आप देख सकते हैं चित्र में, जो धरातल के साथ साथ लुढ़कते हुए चल रहे हैं। क्रीप का मतलब रेंगना होता है। जो धरातल के साथ साथ बड़े कण हैं वो धरातल के साथ लुढ़कते हुए चल रहे हैं, तो इसको जो है लुढ़काव, पृष्ठीय लुढ़काव की प्रक्रिया कहा जाता है। और जो ऊपर उछलते हुए चल रहे हैं, जंप जो ये दिखा रखी साल्टेशन, तो इसको जो है उछाल की प्रक्रिया। और सबसे ज़्यादा दूर तक जिसके सहारे जो है परिवहन होता है पवन के द्वारा, वो है निलंबन की प्रक्रिया। तो इसमें जो महीन कण हैं वो लटकते रहते हैं और काफ़ी दूरी तक परिवहित किए जाते हैं। तो वातीय अपवाहन या अपर्दन के द्वारा पवन जो है विभिन्न तरह के स्थल रूपों को जन्म देती है। तो इसमें से एक प्रमुख जो है वो है वेंटिफेक्ट्स। तो वेंटिफेक्ट्स जो है वो आमतौर पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब मैकेनिकल वेदरिंग होती है तो उसके द्वारा चट्टानें जो हैं वो बड़े बड़े ब्लॉक्स में टूट जाती हैं और ये चट्टानी टुकड़े पर्वतों से लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं। वायु पत्थर के इन टुकड़ों पर जो है 3 तरफ से प्रहार करती है और उनके धरातल में पॉलिश सी भी कर देती है। तो इस प्रकार से बने हुए इन पत्थर के टुकड़ों को जो है हम वेंटिफेक्ट्स कहते हैं। और त्रिकोणात्मक जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको ट्रिकांट कहा जाता है। इनका आकार लंबे अक्ष पर कुछ मिलीमीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकता है और इनके विभिन्न फलकों पर प्राय पवन की दिशा के समानांतर खरोंच के से निशान बने होते हैं। वातीय अपर्दन से बनने वाली दूसरी स्थलाकृति है यारडंग। तो यारडंग का निर्माण वातीय अपवाहन या वातीय अपघर्षण के कारण होता है। मरुस्थलों में यदि कठोर और कोमल चट्टानों की लंब स्तरें पाई जाती हैं, परतें जो हैं एक दूसरे के समानांतर अगर पाई जाती हैं, तो वहाँ पर वायु की अपर्दन की दर भी अलग अलग होती है। जो ज़्यादा कोमल होती है वो जल्दी से कट जाती है और उसकी वजह से बहुत सी लंबी लंबी नालियों का निर्माण हो जाता है चट्टानों में। तो इन नालियों द्वारा स्थायी पवनों के अपर्दन से चट्टानों का कटाव जो है अत्यधिक हो जाता है और
केवल जो कठोर चट्टानें, अत्यंत कठोर चट्टानें थी जो अपरदित नहीं हो पाई, वो जो है नुकीले नीचे खंभों की तरह दिखाई देती हैं। तो इन्हीं नुकीले खंभों को जो है यारडंग की संज्ञा दी जाती है। पवन के अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में अगला नाम आता है मशरूम या छत्रक भी कहा जाता है इसको। तो छत्रक जो है एक छतरीनुमा स्वरूप होता है जो कि मरुस्थलों में पाया जाता है और वातीय अपर्दन के कारण जिसका निर्माण होता है। तो मरुस्थलों में जो चट्टानें खड़ी रहती हैं उनका निचला भाग वायु द्वारा घिस घिस कर नष्ट हो जाता है और ऊपरी भाग जो है वो छतरी की भांति खड़ा रहता है। तो इसे हम छत्रक शैल कहते हैं। और हमारे भारत में राजस्थान में जोधपुर के नज़दीक जो है वो ग्रेनाइट के चट्टानी खंड नीचे से जो है कट गए हैं और उनका स्वरूप जो है वो छत्रक की तरह हो गया है। तो इस स्थलाकृति का निर्माण जो है अपघर्षण के कारण, वातीय अपघर्षण के कारण जो है वो होता है। तो आप देख सकते हैं इसको मशरूम टेबल या छत्रक शैल कहा जाता है। अरबी भाषा में जो है इसको गारा के नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल में जो है इन्हीं छत्रक को जो है हमाडा के नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जो है छत्रक जाना जाता है, परंतु याद रखने लायक बात यह है कि इसका स्वरूप जो है वो छतरीनुमा होता है, जिसका आधार जो है वो तंग होता है और ऊपर जो है इसका विस्तार ज़्यादा रहता है छतरी की तरह। अपवाहन बेसिन का निर्माण हो जाने के बाद भी बहुत से ऐसे कंकड़ रहते हैं जो कि पवन के द्वारा नहीं उड़ाकर लाए जाते और वहीं छूट जाते हैं और इतने सहत होते हैं, ये इतने जड़े हुए होते हैं कि जैसे कि हथौड़े से ठोक दिया हो उनको उसमें। तो ऐसे कॉम्पैक्ट लेयर को जो कंकड़ पत्थर की ऐसी कॉम्पैक्ट लेयर जो है, ऐसी सहत परत जो है, उसको हम डेजर्ट पेवमेंट्स की संज्ञा देते हैं। और इसको जो है इसको भी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनको लैग डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। इनको जो है रैग वेस्टर्न सहारा के अंदर, पश्चिमी सहारा के अंदर जो है इसको रैग की संज्ञा दी जाती है। पूर्वी सहारा में इनको सेयर के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गिबर कहा जाता है इन्हें, जबकि मध्य एशिया में जो है इसी को साई के नाम से जानते हैं। तो इन डेजर्ट पेवमेंट्स को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। इसी श्रृंखला में अपर्दन द्वारा निर्मित, पवन के अपर्दन द्वारा निर्मित अगला स्थल रूप है ब्लो आउट्स, या इनको हिंदी में कहते हैं वात गर्त। तो वनस्पति विहीन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब तीव्र गति से चलती हुई वायु जो है उसमें जब भंवरें उत्पन्न हो जाती हैं, एडीज उत्पन्न हो जाती हैं, तो धरातल पर बिछी हुई कोमल और जो असंगठित शैलें हैं उनको अपने साथ वो उड़ा कर ले जाती है। तो उसके कारण एक तस्तरीनुमा आकृति जो है बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे गैप जो बन जाता है। तो इस तस्तरीनुमा आकृति को ही हम ब्लो आउट्स या वात गर्त कहते हैं। और इस तरह के वात गर्त जो हैं, इस तरह के ब्लो आउट्स जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के नेब्रास्का और कोलोराडो स्टेट्स में पाए जाते हैं। अगली स्थलाकृति है जूजन। धरातल पर जब कोमल चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान क्षैतिज दिशा में बिछी हुई होती है तो अपक्षय के कारण ऊपरी कठोर चट्टान में दरारें पड़ जाती हैं और पवन की अपर्दन क्रिया से ये दरारें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और नीचे की कोमल चट्टान को वायु अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो इस प्रकार कोमल चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान जो है वो मेज की तरह दिखाई देने लग जाती है। तो इस ऊपरी कठोर चट्टानों
की मेज भांति दिखने वाली आकृति को हम जूजन की संज्ञा देते हैं। वायु अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण द्वारा जो कुछ पदार्थ अपवर्तित करती है उसे उड़ाकर अपने साथ दूर तक ले जाती है, परंतु जब वायु का वेग कम होने लगता है या उसका भार अधिक बढ़ जाता है तो वो उन कणों को ढो नहीं पाती है और उनका निक्षेपण करने लग जाती है। भारी कणों को वह पहले छोड़ देती है, उसके बाद सूक्ष्म कणों को हजारों मील दूर तक उड़ाकर ले जाती है। इसी प्रकार जब वायु के मार्ग में कोई रुकावट आती है तो भी उसका वेग कम हो जाता है और इस कारण से वो धरातल के आसपास ही कणों का निक्षेपण करने लग जाती है। तो इस तरह वायु के निक्षेपण के द्वारा विभिन्न तरह के स्थल रूपों का निर्माण होता है, जैसे कि बालू के टिब्बे या लोएस के मैदान, या कई बार जो है रेत के अंदर छोटे छोटे टिब्बे बन जाते हैं, छोटी छोटी धारियाँ सी पड़ जाती हैं, 2 इंच लंबी रहती हैं ये टिब्बे के अंदर ही, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता। और ये जो हैं ये बड़े टिब्बों की अपेक्षा बहुत दूरी तक जो है सफ़र तय करते हैं। वायु के निक्षेपण से बना स्थल रूपों की श्रृंखला में दूसरा नाम आता है लोएस का। लोएस एक्चुअली जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका इस्तेमाल बारीक कणों के चूर्ण रूपी पीले रंग की धूल के लिए किया जाता है। तो पवन द्वारा उड़ाकर लाई हुई धूल, जब ये धूल जो है निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है, तो इसको लोएस की संज्ञा देते हैं। एक्चुअली इसका नाम लोएस जो है वो फ्रांस का एक शहर है एल्सास, उसमें कस्बा है लोएस। तो वहाँ पे सबसे पहले इस तरह के धूल के निक्षेप देखे गए थे, तो उसी के नाम पे जो है इसको लोएस के नाम से जाना जाता है। इसके कण जो हैं वो गोल होते हैं और आटे की तरह जो है वो बारीक होता है। इसके अलावा इसमें गाद, मृत्तिका और कुछ रेत होता है। और लोएस मिट्टी जो है उसमें परतें नहीं होती हैं, क्योंकि इतने बारीक होते हैं कि परतें उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते वो कण। तो इस तरह के क्षेत्र जो हैं वो मिसिसिपी घाटी, पूर्व वाशिंगटन की पालोस की पहाड़ियों में, जर्मनी के मैदानों में, इसके अलावा चीन के आंतरिक भागों में, अर्जेंटीना के पंपास में और नेब्रास्का में, दक्षिणी डकोटा, आयोबा, मिसोरी, इलिनॉय, ये जो है यूएसए के राज्य हैं। तो यहाँ पे जो है लोएस क्षेत्रों का विस्तार है। लोएस में प्राय क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, कैल्साइट इसका मिश्रण होता है और रासायनिक अपक्षय के कोई चिन्ह इसमें नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीकरण के कारण जो है इसका रंग पीला पड़ जाता है और इसकी मोटाई जो है वो 500 मीटर से लेकर 1 मीटर तक पाई जाती है। और जैसे जैसे उद्गम क्षेत्र से इसकी दूरी बढ़ती है तो ये मोटाई जो है दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। इसी श्रृंखला में अगला है बालू के टिब्बे। आप नाम से परिचित होंगे, हमारे यहाँ सराउंडिंग में जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बालू के टिब्बों का निर्माण वायु के द्वारा लाए गए बालू के निक्षेप से होता है। जब तेज गति से चलती हुई वायु के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो उसका वेग कम हो जाता है और वो अपने भार को वहीं छोड़ देती है। तो इस प्रकार धीरे धीरे बालू इकट्ठा होने से जो है एक ऊंचे टिब्बे का निर्माण होता है। चूंकि इसका निर्माण बालू के फलस्वरूप होता है तो इसीलिए इसको हम बालू का स्तूप या बालू का टिब्बा या अंग्रेजी में इसको
सैंड ड्यून कहते हैं। वायु की दिशा में इसका ढाल जो है वो जेंटल होता है और विपरीत दिशा में इसका ढाल खड़ा होता है। और इसकी जहाँ तक ऊंचाई की बात है तो सामान्यतः इसकी ऊंचाई 60 से 100 मीटर तक होती है और लंबाई जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच हो सकती है। परंतु ये बालू के टिब्बे जो हैं वो स्टैटिक नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं, ये खिसकते रहते हैं, वायु की ही दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं। तो ये बालू के टिब्बे कई प्रकार के होते हैं। इनके आकार और शेप के अनुसार जो है, आकार मतलब साइज और शेप के अनुसार जो है इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो कहीं पे इनको बरखान कहा जाता है, कहीं पे शेफ के नाम से जाने जाते हैं ये, कहीं पे पैराबोलिक होते हैं, कहीं पे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। तो अब क्या इनकी विशेषताएं होती हैं और किस आधार पर इनका नामकरण होता है, अभी देखते हैं। तो पहला है इस श्रृंखला में, वो है बरखान, या इसको अनुप्रस्थ बालू के टिब्बे भी कहा जाता है, ट्रांसवर्स ड्यून्स। तो जहाँ तक आकार की बात है तो चंद्रमा के आकार के होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं ये। इनका विस्तार वायु की दिशा से आड़ा होता है, तो इसलिए इनके निर्माण के लिए बहुत अधिक बालू की आवश्यकता होती है। आकार जो है इनका क्रीसेंट शेप्ड कहा जाता है, धनवाकार होते हैं ये, जिसके दोनों नोक जो है वायु की दिशा के विपरीत होते हैं। तो इनका भी ढाल जो है वायु की दिशा में साधारण होता है और दूसरी तरफ जो है ढाल इनका खड़ा होता है। तो ये वायु की दिशा में उत्तल और दूसरी ओर अवतल होते हैं और इनकी ऊंचाई जो है वो 300 मीटर तक हो सकती है। दोनों अवस्थाओं में मिलते हैं ये, कहीं कहीं पे अकेले भी होते हैं और कहीं कहीं पर समूहों में पाए जाते हैं। और एक्चुअली जो बरखान शब्द है, बारखन कहा जाता है इसको। बारखन जो है वो एक तुर्की भाषा का शब्द है, कहीं कहीं पर बरखान भी कहा जाता है और बारखन भी है। ये वायु के निक्षेप से निर्मित आकृति बालू की पहाड़ी एक तुर्की शब्द है ये बारखन, जिसका अर्थ जो है किर्गिज स्टेपीज में बालू की पहाड़ी है। तो चूंकि वहाँ पे ये इस तरह की बालू की पहाड़ियाँ देखी गई थी, तो वहीं से जो है ये नाम बारखन पड़ा है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये विशेष आकृति वाला बालू का टिब्बा होता है, जिसका अग्रभाग जो है वो अर्धचंद्राकार होता है और उसके दोनों छोरों के आगे की ओर एक सींग जैसी आकृति निकली रहती है। और जैसा मैंने पहले बताया कि अंदर की तरफ अवतल ढाल का निर्माण करती है और बाहरी ढाल जो है इसका उत्तल रहता है। बालू के टिब्बों की दूसरी प्रकार है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। वास्तव में वायु द्वारा बने लंबे बालू के टिब्बे होते हैं अनुदैर्घ्य बालू के टिब्बे, और इनका निर्माण वायु की दिशा के समानांतर होता है। और कई बार इनमें जब वनस्पति उगाती है तो ये स्थायी बन जाते हैं। और इनका विकास भी उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ पे कि पवन का वेग तीव्र हो, रेत की उपलब्धि कम हो, या जहाँ पे पवन को जो है घास के द्वारा या पहाड़ियों के द्वारा जो है बाधा के विरुद्ध बहना पड़े। तो उन क्षेत्रों में अनुदैर्घ्य बालू के टिब्बे बनते हैं
और इस तरह की स्थितियां जो हैं ऑस्ट्रेलिया के मध्य मरुस्थलीय भागों में जो है इस तरह के अनुदैर्घ्य बालू के टिब्बे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा है पैराबोलिक ड्यून्स, या हिंदी में इसको कहते हैं परवलयिक बालुका स्तूप। ये बालुका स्तूप वहाँ पे उत्पन्न होते हैं जहाँ पे वनस्पति कम है और पवन का वेग तीव्र है। तो जो आपके अपवाहन बेसिन्स हैं, अपवाहन खड्ड हैं, उनके पवन विमुख किनारों पर इन पैराबोलिक ड्यून्स का विकास होता है। इनका जो पवन विमुख ढाल है वो तीव्र नहीं होता और इनका आकार परवलय जैसा होता है, और कभी कभी ये परवलय जो है इसका मोड़ इतना संकरा होता है कि जैसे लेडीज़ की जो जूड़े की पिन होती है, हेयर पिन, तो ऐसा लगता है कि वो हेयर पिन लगा रखी है जूड़े में लेडी ने। तो कई बार जो है इतने संकरे हो जाते हैं ये। अगला है इसी श्रृंखला में, वो है स्टार सैंड ड्यून्स, तो या तारा बालुका स्तूप। इनको जो है पिरामिड या हीप्ड सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। एक्चुअली ये रेत की एक पहाड़ी ही होती है जिसकी शेप जो है, बेस जो है, वो तारे के आकार का होता है। कई किनारे जो हैं जैसे तारे के कई नोक निकले हुए होते हैं, तो इसी तरह से कुछ शेप रहती है इन बालू के टिब्बों की, इसीलिए जो है इनको इस नाम से जानते हैं। और बहुत से बालुका स्तूपों की चोटी जो है वो 100 मीटर से भी ऊंची होती है। तो इनकी जो किनारे जो हैं वो 3 या 3 से अधिक हो सकते हैं। और ये बालुका स्तूप जो है, तारा बालुका स्तूप या स्टार ड्यून्स जो हैं, वो ग्राउंड के साथ साथ माइग्रेट नहीं होते, बल्कि ये वर्टिकली बढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से जो है इनमें ग्रोथ होती है। श्रृंखला में अगला है डोम या गुंबद। तो कई बार जो है रेत का गुंबद सा बन जाता है, जो कि या तो गोलाकार होता है या दीर्घवृत्ताकार होता है, और इसके कोई किनारे नहीं होते, इसकी कोई नोक दिखाई नहीं देती। तो इस तरह की स्थलाकृति को हम बालुका गुंबद की संज्ञा देते हैं। रिवर्सिंग ड्यून्स, तो जो रिवर्सिंग ड्यून्स होते हैं, रिवर्सिंग का मतलब विपरीत, तो ये जो बालुका स्तूप हैं ये कुछ बीच की सी शेप है, स्टार और ट्रांसवर्स ड्यून्स के बीच की शेप है, और 2 इसके हैं मुखाकृति होती हैं, 2 कोण होते हैं इसके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पवन जो है वो अपर्दन का काम करती है, परिवहन का काम करती है और निक्षेपण का काम करती है, और उन इलाकों में ज़्यादा क्रियाशील रहती है जहाँ पे कि वनस्पति का अभाव है। मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाओं के द्वारा ये काम करती है: अपर्दन का, अपवाहन, सन्निघर्षण और अपघर्षण, उड़ा के ले जाना, खुरचना और अपने आप में टकरा के छोटा होना। और इस अपर्दन की प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न तरह की अपर्दनात्मक आकृतियाँ जो हैं धरा पर जन्म लेती हैं, जैसे कि मशरूम टेबल, या जिसको आप छत्रक शैल, यार्डंग, वेंटिफैक्ट्स, और अभी आपने जो जिक्र किया वो सभी। जो परिवहन की क्रिया होती है इसकी, वो या तो भूपृष्ठ के साथ लुढ़क कर मटेरियल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित होता है, या निलंबन की अवस्था में, या उड़ा कर ले जाया जाता है, उछाल कर ले जाया जाता है। और जो इसके निक्षेपण के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसमें स्तूप, लोइस के मैदान और
जो सैंड होती है उसमें रिपल्स तरंगें पड़ जाती हैं, तो इस तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। और सैंड ड्यून्स भी कई तरह के, सैंड ड्यून्स का हमने जिक्र किया, बरखांस, पैराबोलिक, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, सीफ, तो इस तरह के सैंड ड्यून्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये था आपका पवन के कार्य। धन्यवाद।